मुश्किल तो अगर नहीं है तो फिर लाइफ नहीं। तो साइना को अगर 5 साल लगे हैं तो अच्छा ही है। आंसू या कितना फटका लगाना चाहिए, कितने चाबुक मारने चाहिए, ये कमर्शियल होता है। वो हिसाब से तो मैं इनसाइडर हो गया ना यार। वरना आउटसाइडर को तो आउटसाइड रखते हैं ना, बाहर रखते हैं, दरवाजे बंद रखते हैं। स्क्रीन प्ले राइटिंग के कोर्स से अगर कोई लेखक बन जाता तो मैं दिन में 5 बार मूंछ मुंडवा देता। आप जब चाय बनाते हो तो क्या चाय की पत्ती साथ में थोड़ी पीते हो आप? तो माता पिता का नजरिया चेंज हो गया फिल्म देख के तारे जमीन पर। तो उसी के लिए तो 6-8 साल दीपा और मैंने उसके अंडरस्टैंडिंग में कि ये ईशान नंद किशोर अवस्थी चीज क्या है। अमोल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बॉलीवुड हंगामा पे। आपका भी करिए हंगामा। अमोल जी, मैं एक बात में सोचा था कि आप साइना में भी आपको काफी दिक्कतें आपने फेस करी। डू यू फील एट टाइम्स कि दैट आपका जो फिल्म करियर है, तो आपको खासा खासा मुश्किलें आपको फेस करनी पड़ती हैं, फिर उसके बाद फाइनली आप फतेह आप हासिल करते हैं। मुश्किलें तो किसकी लाइफ में नहीं है यार ये बताओ। हम्म। मुश्किल तो अगर नहीं है तो फिर लाइफ नहीं है। तो राइट। मुश्किलों का सामना करना हर हर दिन अपनी जिम्मेदारी है। तो वो निभानी है, आगे बढ़ना है, बात कहनी है दुनिया से कुछ। तो राइट। बस हर हर फिल्म में यही एफर्ट होता है कि कुछ कह दें दुनिया से, कुछ शेयर करें राइट। अपने इमोशंस वगैरह। आपने आपने प्राइमरली जो फिल्में डायरेक्ट करी हैं या लिखी हैं, वो बहुत हद तक एक इंडिपेंडेंट स्पेस में हैं। आप कुछ कहना चाहते हैं, आपको बच्चों के करियर से, बच्चों की जिंदगी से आप बहुत ज्यादा मुतासिर आप महसूस रहे हैं। साइना, क्या आप ये कह सकते हैं कि एक कमर्शियल कमर्शियल एक्सपीरियंस है आपके लिए? आई वुड नॉट से दैट, क्योंकि मैं काबिल ही नहीं हूँ कमर्शियल के। इन टर्म्स ऑफ एक उसको एक उसमें एक साइंस होता है हम्म। कमर्शियल सिनेमा में, एक ग्रामर होता है। जी। तो ये दोनों चीजें जो है मेरे में नहीं है। मेरे में सिर्फ कॉम्पोजिशन है, ग्रामर नहीं है। तो कि कितना कितना किलो ड्रामा होना चाहिए, कितना ग्राम इमोशन होना चाहिए, कितना टन फाइट्स होने चाहिए, वो कमर्शियल सिनेमा होता है। तो या तो कितना निचोड़ना चाहिए आंसू, या कितना फटका लगाना चाहिए, कितने चाबुक मारने चाहिए, ये कमर्शियल होता है। तो इससे तो मैं बहुत दूर 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 हूँ, मैं क्या करूँ यार। तो मैं आपका एक 9 साल पुराना इंटरव्यू देख रहा था जो हम लोगों ने किया था, और आपने कहा कि दैट मैं एक आउटसाइडर हूँ, मैं कभी इनसाइडर हो ही नहीं पाया फिल्म इंडस्ट्री में। और मेरी जो ज़रूरत हैं वो अलग अलग टाइप की हैं, और मेरा जो पैशन है वो अलग टाइप का है। क्या अभी भी आप फील करते हैं कि आप एक आउटसाइडर हैं? देखिए, ऐसा वो दूसरी फिल्म थी, फिल्म नंबर 2। फिल्म नंबर 1 में तो बड़े चर्चे हुए थे, पर फिल्म नंबर 2 थी स्टैनली का डब्बा। और उसके बाद 3 आई, फिर 4 आई, ये 5 नंबर की है साइना। तो राइट। चाहे मैं अपने आप को आउटसाइडर करार दूं, लेकिन आप लोगों ने मुझे 5 फिल्में बनाने दी हैं, तो वो हिसाब से तो मैं इनसाइडर हो गया ना यार। वरना आउटसाइडर को तो आउटसाइड रखते हैं ना, बाहर रखते हैं, दरवाजे बंद रखते हैं। हम लोग को जिसको घर में अंदर ना बुलाना हो तो अंदर से हम किवाड़ बंद कर देते हैं। तो ऐसा हुआ नहीं है मेरे साथ। बार बार जो है दरवाजे खुले हैं मेरे लिए। एक और मौका मिला है, फिर और एक मौका मिला है, फिर और एक मौका मिला है। तो इससे मेरी तो हौसला अफजाई हुई है कि मैं ये नहीं कह सकता आज कि मैं आउटसाइडर हूँ, क्योंकि बड़ी मतलब बड़े प्यार मोहब्बत से लोगों ने मुझे इनसाइडर कर दिया है। बिल्कुल। आपने उस इंटरव्यू में मुझसे बताया, हमने हमने राइटर्स के बारे में हमने बहुत डिस्कशन किया, बिकॉज यू आर अ पैशनेट राइटर। और आपका जो टेस्ट है राइटिंग में वो बहुत ही मुख्तलिफ है कंपेयर टू व्हाट जनरली जो बॉलीवुड में होता है। तो आपने कहा था कि जो फिल्म अगर राइटर अगर कोई सही मानों में है तो वो केपी सिंह लगान के। जी,
क्योंकि वो लिटरेचर है। वो उन्होंने जब बचपन में जब उन्होंने एक मन में कोई ठान ली होगी कि मुझे क्या बनना है, तो उन्होंने तभी तय किया होगा। वही राइटर होता है। मैं तो ये कहूंगा केपी सिंह साहब जैसे मजरू साहब हैं, या सारे जो लिरिसिस्ट हैं, उन्होंने जो योगदान दिया है गानों के जरिए, आज मैं आपसे साफ जबान में बात कर सकता हूँ उन गानों के जरिए। वरना मैं तो एक मराठी लड़का हूँ, मुंबई का लड़का हूँ, तो ये इतनी हिंदी कब सीख ली मैंने। तो एक तो पहली हिंदी सीखी क्योंकि एक राइटर जो थे वो मेरे शिक्षक थे, हैं अभी। हर 5 सितंबर को टीचर्स डे को उनको तिवारी ब्रदर्स के लड्डू लेके जाता हूँ, बड़े सालों से जा रहा हूँ। वो है नामवर सिंह जी। वो लेखक हैं, वो कवि हैं, वो गीतकार हैं, और मेरे हंसराज मुरारजी के हिंदी टीचर रहे। तो उनकी वजह से मैं लेखक बना, क्योंकि आते ही पहली क्लास में ही उन्होंने किताब को, टेक्स्ट बुक को खिड़की के बाहर फेंक दिया, और उन्होंने बहुत ही ढंग से टर्न किया हमारी तरफ, बच्चों की तरफ, और कहा कि जिंदगी खुशी का बुलबुला है, गम का सागर है, और गौतम ने महल छोड़ दिया। ये शब्द मुझे 1975 में उस हिंदी की क्लास में हंसराज में, HMPS में, नामवर सर की आवाज अब तक गूंजती है मेरे कानों में। अगले साल मैं 60 साल का हो जाऊंगा। मेरे सर जी अभी 85 हैं, और मैं उनको जाके मिलता हूँ हर शिक्षक दिन, 5 सितंबर को गुरु पूर्णिमा के दिन मिलता हूँ। तो ये बड़ा योगदान है उनका। इसीलिए मैंने कहा कि केपी सक्सेना जी जो है, क्योंकि वो लेखक है, वो फिल्म राइटर नहीं है। वो बाद में पता चला कॉलेज वॉलेज करके भाई करना क्या है, बोला स्क्रीन प्ले राइटिंग का कोर्स करो। स्क्रीन प्ले राइटिंग के कोर्स से अगर कोई लेखक बन जाता तो मैं दिन में 5 बार मूंछ मुंडवा देता। लेखक जो है वो पैदाइशी होता है, उसकी चाह होती है कुछ लिखना। ये नहीं है कि मतलब कहीं जाके कुछ डायलॉग फाड़ने। इसीलिए अगर मजरू लिखते हैं गानों में, तो उनकी जो मिठास है वो कान में इस तरह से अंदर आती है कि वो एक कहानी बन के बाहर निकलती। इसीलिए योगदान जो है लिरिसिस्ट का, चाहे कैफी हो, मजरू हो, शैलेंद्र हो, कांटों से खींच के या आंचल तोड़ के बंधन बांधे पायल, आज फिर जीने की तमन्ना, आज फिर मरने का इरादा है, जो कह सकता है वो लेखक है। सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना, ना हाथी है ना घोड़ा है, वहां पैदल ही जाना है। शैलेंद्र अगेन, ये लेखक होता है। तो अब मुझे उसके तराजू में किसी और को तोली, फिर देखिए कितना कच्चा कितना पक्का। साहिर लुधियानवी साहब का भी अभी 100th बर्थ एनिवर्सरी जी 8 मार्च को। क्या आपको लगता है जितना उनको सेलिब्रेट करना चाहिए उतना सेलिब्रेट उनको किया गया है, किया जा रहा है? वो दौर कहाँ रहा है? कोई अगर पूछेगा किसी बच्चे से कि मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी जवानी, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी कहानी है, तो वो तुम्हारी चेहरे की तरफ देखता रह जाएगा, बोला क्या बोल रहा है ये चाचा। तो ऐसे समय शायर को याद कैसे करेंगे? तो दौर बदल गया है। फ्रॉम द लिटरेचर एंड द आर्ट्स, मैनेजमेंट की तरफ दुनिया गई है, वाणिज्य की तरफ दुनिया गई है। तो ऐसे में कोई माँ बाप ये तो बोलते नहीं कि भाई एक अच्छा सस्ता सा मोगरे का गजरा बगल में रख के कुछ एक पंक्तियां लिखो, कुछ लफ्जों का इस्तेमाल करो, कुछ करो भाई, कुछ आर्ट की तरफ जाओ। पर सब कॉमर्स की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो मेरे जो जितने 60 साल की जो मेरी आंखें हैं, जो देख रही हैं, जो सुना है, जो 60s में हुआ करता था, 70s में हुआ करता था, फिर ये बदलाव कैसे आया? ये जो कवि की या शायर की महक थी वो कहाँ चली गई? ये पूछने लायक चीज है।
अपने आप से, अपने श्रोताओं से, अपने दर्शकों से, कि अपने बच्चे में वो भी सपना पिरो दो जिससे कोई एक आर्टिस्ट बन सकता है। ओके, आपका बच्चों के साथ में, जैसे आई थिंक हर किसी को पता है, एक बहुत ही कमाल का आपका एसोसिएशन रहा है जो आपने किया है सेल्फलेसली, दैट इज रिमार्केबल। अमोल जी, बच्चों के लिए क्यों जरूरी होता है आर्ट या कल्चर की एक नॉलेज होना, या उससे उनकी एक एसोसिएशन, उनका एक एसोसिएशन होना? व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट? व्हाई डू यू थिंक इट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट? तो आप 10वीं का एग्जाम तो डायरेक्टली देते नहीं कोई, उसको फर्स्ट स्टैंडर्ड में जाना पड़ता है, फिर सेकंड में जाएगा, थर्ड में जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप इंसान सीखता है। पहले माँ बाप को देख के माँ 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 बोलती है, माँ 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 बच्चा बोलता है। तो जिस तरह से माँ बाप ने अपने माँ बाप से जो सीखा हो, अगर वो आगे पेश नहीं करेंगे अपने बच्चों को, तो मैं संस्कृति की बात कर रहा हूँ, मैं कल्चर की बात कर रहा हूँ, तो अगर वो कल्चर पास ऑन नहीं होगा, जो मतलब नए अंग्रेजी माध्यम के लोगों में जो कम दिखता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि इम्पोर्टेंट नहीं है, पर अभी भी वर्नाक्युलर जहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर अपनी मातृभाषा मौजूद है लोगों की, जैसे महाराष्ट्र में, मेरे महाराष्ट्र में मातृभाषा बहुत स्ट्रांग है। तो चाहे आप बाहर के इन्फ्लुएंसेस से वाकिफ हो जाएं, पर आप अपनी जो भूमि और अपना कल्चर भी, उससे आपको नहाना जरूरी है। ये हर माँ बाप सोचता है यहाँ पर। तो इससे क्या होता है कि आपको एक, आप जानकार हो जाते हैं। आपको वेस्टर्न तो समझ में आएगा ही, लेकिन अपना, अपनी मिट्टी का जो एक सुगंध है, वो अगर आपको पासान हो गया आपके माँ बाप या आपके दादा दादी, नाना नानी के जरिए, क्योंकि आजकल तो दादा दादी नाना नानी मिसिंग है घर में, तो वो कहानी बताने वाली नानी वो अब नहीं रही है लोगों के घरों में। तो दैट्स अ ट्रेजेडी, ये बहुत दुखद चीज है। अगर हम साइना की बात करें, कंसिडरिंग कि मतलब मेरे लिए जो दिलचस्पी का एक जो बायस है वो ये है कि अमोल गुप्ते से जुड़े हुए हैं, तो कुछ आपका जो कहानी कहने का अंदाज है वो अलग होता है। परिंदा जब मैंने गाना मैंने सुना, मैंने कहा आई आई लव द सॉन्ग, और जो उसमें इवन जो उसकी लिरिक्स है मुझे बहुत पसंद आई। अमाल ने आई थिंक गाया, बहुत कमाल का गाया अमाल ने, कंपोज भी किया है। अगर हम राइटिंग को लुक फॉरवर्ड कर सकें साइना की, क्या ऐसा उसमें आपको लगता है कि अमोल गुप्ते का स्टैम्प उसमें होने वाला है, दैट पीपल कैन लुक फॉरवर्ड? मेरा कोई स्टैम्प वैम्प नहीं है मेरे भाई, पर मैं एक ही, मतलब मेरे पास वो एक छानी है जिससे मैं हर चीज अच्छे से छानता हूँ, और वो है कि मतलब इम्प्योरिटीज ना रहे। आप जब चाय बनाते हो तो क्या चाय की पत्ती साथ में थोड़ी पीते हो आप, फाइनली आपको चाय का घोट ही चाहिए, पत्ती तो अलग हो जाती है। तो ये सब पत्तियां, ये जितना बाकी का जो एक्सेस माल है, उससे मैं बहुत कतराता हूँ, डरता हूँ कि कहीं उसकी टेस्ट न चली जाए उसमें। तो सिर्फ अच्छी चाय अगर बनती है, तो अच्छी चाय पीने के लिए अच्छा छानना भी जरूरी है। तो यही मेरा हमेशा का, मेरी कोशिश रही है कि किसी तरह, मतलब चाहे अपने में क्या हुनर है, क्या नहीं है, क्या इस इसका इसकी मिस्ट्री है, इसका राज है, ये मैंने कभी ढूंढना नहीं चाहा, ना सॉल्व करना चाहा, क्योंकि वो अंदर रहे बात तो अंदर ही अच्छा है। पर जब बाहर निकलता है कुछ, एक फिल्म के जरिए जो मैं बनाता हूँ, या पेंटिंग के जरिए जो मैं करता हूँ, या कविता लिखता हूँ, तो उसमें ये होना चाहिए कि प्योरिटी होनी चाहिए, उसमें मिलावट ना हो, उसमें बहुत ज्यादा स्मार्टनेस ना हो, और क्लेवरनेस ना हो, कि भाई मैं ऐसे इसको ऐसा तिगड़ करूंगा कि मतलब रोना पड़ेगा, और फिर उसका मतलब जब वो मोमेंट आके जाता है, अच्छे रोने का जो मोमेंट आके जाता है, उसको फिर खामखा छेड़ के एग्जैजरेट ना करूं, या किसी के इमोशन का गैर फायदा ना लूं, कि ऐसा है कि मालूम है अभी अपने लपेटे में आ गया इंसान, अभी इसकी तो मैं उसके सारे आंसू
निचोड़ लूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो जितना ऑनेस्ट रहे, जितना सत्य रहे आपके काम में, उतना वो खरा खड़ा हो जाता है मेरे हिसाब से। और कोशिश हमेशा यही रहनी चाहिए। आपने अभी चाय की आपने एनालॉजी दी, तो मैंने जैसे आपसे जिक्र किया कि मैं आप जो हमने इंटरव्यू किया था आपके साथ में 9 साल पहले मैं देख रहा था, तो उसमें भी आपने चाय का जिक्र किया था। उसमें आपने चाय का जिक्र कैसे किया? और चाय का और आर्ट का आपने कैसे, आपने उसमें एक एनालॉजी ड्रॉप करी थी। तो आपने कहा था कि उसमें चाय में जो है वो एक सही टाइम पर पत्ती डालना ज़रूरी है, सही टाइम पर सही अमाउंट ऑफ शुगर डालना ज़रूरी है सही टाइम पे, और सही टाइम पर दूध डालना ज़रूरी है, और उसके बाद फिर पकाने के बाद सही टाइम पे उसको चाय को निकाल लेना ज़रूरी है। तो क्या 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 साइना में आपने सही टाइम पर आपने दूध और पत्ती और शक्कर सब आपने, आपको लगता है कि आपने सही टाइम पर आपने डाला है? मैं इतना कहूंगा आपसे, वो मुहावरा अंग्रेजी में है और मेरा नहीं है, जॉन लेनन का है कि जी, लाइफ इज व्हाट हैपेंस टू यू व्हाइल यू आर बिजी मेकिंग अदर प्लान्स। आप खूब तिगड़म लगाइए, स्ट्रेटेजी कीजिए, प्लान करिए, पर जो ऊपर वाले को चाहिए वही होना है, उसी को लाइफ कहते हैं। तो अगर उसको एक्सेप्ट करेंगे और निसंकोच एक्सेप्ट करेंगे, और ऐसा ना लगे कि यार मेरा तो आज मेरी किस्मत खराब है। भाई किस्मत आज खराब है, कल सूरज निकलेगा। तो आज क्यों रोते बैठे हो? तो कल का इंतजार करो। अगर वो मिस्टर न्यूटन जो है, जो सेब के पेड़ के नीचे, एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे, अगर वो इंतजार नहीं करते और पत्थर मार के वो सेब गिराते, एप्पल गिराते, तो अपने को ग्रेविटी की बात समझ में नहीं आती ना। वो ग्रेविटी भी बड़ा मेटाफर है। ग्रेविटी मतलब ग्रेविटास, यानी कि वजन, मतलब बड़े विचार का वजन। उसको टाइम लगता है, उसको वो अपनी शक्ल ढालने के लिए उसको टाइम लगता है। तो साइना को अगर 5 साल लगे हैं तो अच्छा ही है। मतलब ऊपर वाले को ये था मंजूर के बीच बीच में अड़चने आए, कुछ रुकावट आए, फिर उससे खड़े हो जाओ, फिर आगे बढ़ो। मेरे ख्याल से ये जीवन का नियम है और उसको पालना बड़ा आसान है, अगर आप ज्यादा कूड़ो मत और गुस्से में मत रहो इस तरह से। जैसे आपने ज़िक्र किया 5 साल लगे हैं आपको फ़िल्म बनाने में, एक्ट्रेसेस चेंज हुई हैं, फाइनली परिणीति इज़ देयर एज़ साइना। कैसे आप डील करते हैं इन टर्म्स ऑफ व्हेन प्लान्स आर चेंजिंग, व्हेन एक्टर्स आर नॉट एनीमोर पार्ट ऑफ इट? एज़ अ क्रिएटिव पर्सन आप कैसे कैसे आप डील करते हैं इस तरीके इस ऐसे सिचुएशन से? बिकॉज़ you're still not a traditional film guy, who's putting a project together. You करेक्ट। look at it differently. सो अब जब जैसा आपकी पर्सनैलिटी है, तो जो आर्टिस्ट होते हैं वो सेंसिटिव भी होते हैं। सो आप कैसे डील करते हैं ऐसी सिचुएशंस? मेरे हिसाब से बात इतनी कठिन नहीं थी जितनी, क्योंकि मैंने अभी तक बात नहीं की है, इसीलिए शायद लोगों को लगा होगा कि कोई कठिनाई होगी, कुछ कॉन्फ्लिक्ट आया होगा, कुछ हुआ होगा, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं था। मतलब फॉर्चुनेटली मेरे लिए, क्योंकि श्रद्धा बहुत अच्छी तैयारी में थी, इसीलिए हमने फिल्म की शूटिंग की शुरुआत की श्रद्धा कपूर के साथ, क्योंकि वो बहुत ही एथलेटिक हो गई थी। उन्होंने बहुत प्रैक्टिस की साइना बनने के लिए और अच्छा काम कर रही थी। लेकिन उनको डेंगू हो गया, डेंगी जो बोलते हैं, और उससे उनकी सारी शक्ति जो है पूरी कोलैप्स हो गई। महीने भर के लिए वो बिस्तर में थी और वो कह रही थी कि मैं ट्राई कर रही हूँ, 10 दिन बाद मैं आऊं क्या, मैं ट्राई करती हूँ, प्रॉमिस नहीं करती। हमारा सेट खड़ा था तभी कि हाँ और रुकेंगे और रुकेंगे। फिर एट वन पॉइंट ऐसे लगा, उन्होंने कहा कि मेरे पास इतना वीकनेस आ गया है कि ये 12 घंटे अगर, क्योंकि कोई ड्रामेटिक सीन हो तो बात अलग है, या कुछ दूसरे तरह की जो फिल्में होती हैं, जो नॉन स्पोर्टी फिल्म है, कि कर लिया, रो लिया, हंस लिए, सीन कर दिया। पर यहाँ पे तो 12 घंटे बैडमिंटन खेलना है भाई, तो उसके लिए तो शक्ति होनी चाहिए ना। और डेंगू का जो बीमार, मुझे मालूम है, मेरी जो बेटर हाफ है दीपा भाटिया, जिनकी वजह से ये फिल्म है एक्चुअली, वो मेरी सीनियर पार्टनर है, अनक्रेडिटेड है। राइटर डायरेक्टर का क्रेडिट मेरे ख्याल से उनको मेरे से ज्यादा जाता है, सिर्फ इस फिल्म में नहीं,
हर फिल्म में जो मैंने बनाई है, और वो उस तरह की हैं जो शैडोज में खड़ी रहती हैं, तो वो भी मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि मेरे हिसाब से शी डिजर्व्स मच मोर। तो वो भी खड़ी थी, वो देख रही थी, और हम लोग देख रहे थे करें क्या, क्योंकि ये बच्ची तो बीमार है, वो नहीं खड़ी रह सकती। तो हमने डिसाइड किया कि चलो उनको वो दूसरी फिल्म है छिछोरे, वो तो शुरू होने दो, क्योंकि उसका कुछ था, इन्होंने आईआईटी पवाई बुक किया था, दिवाली हॉलीडेज थे, वरना मिल नहीं रही थी जगह शूटिंग की छिछोरे के लिए। तो मैंने कहा चलो उनका उनका भी काम बन जाएगा, फिर हम लोग वेट करेंगे, फिर हो जाएगा। पर वो छिछोरे फिनिश हो गई, तो बाद में मेरे जो प्रोड्यूसर हैं, गुलशन कुमार के बेटे श्री भूषण कुमार, सो भूषण कुमार इज अ वेरी स्ट्रांग मैन, वो मेरे पीछे खड़े हैं, इसीलिए मैं पिक्चर बना पाया है। तो उन्होंने कहा कि मेरे पास एक क्राइसिस है, कि वहां पे स्ट्रीट डांसर नाम की फिल्म बन रही है, उधर थोड़ा सी क्राइसिस हो गई है, और मुझे हीरोइन की जरूरत है उधर। और वो, क्योंकि पैसे भी ज्यादा लगे हैं, बहुत बड़ी फिल्म है वरुण धवन के साथ, तो मैंने कहा ठीक है, फिर उनको वहां जाने दीजिए। और उसी के साथ वो परिणीति को ले आए मेरे लिए, फॉर साइना। तो सब कुछ हैप्पी हैप्पी था, परिणीति हैप्पी, श्रद्धा हैप्पी, भूषण कुमार हैप्पी, आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी, दीपा इज हैप्पी, कि ठीक है। वेट करने का एक अच्छा नतीजा भी है कि फिल्म बंद नहीं हुई। फिल्म जब बंद होती है तो ऐसे लगता है कि अपना बच्चे में को कुछ हो गया, बच्चे को कुछ होना नहीं चाहिए। बच्चा बनता गया, 5 साल लगे, अभी रिष्ट पुष्ट तंदुरुस्त बच्चा, मतलब द फिल्म साइना रेडी हो रही है 26 मार्च को थिएटर में आने के लिए। इट्स वेरी हैप्पी फॉर दीपा एंड मी, वी आर प्राउड पेरेंट्स। No, that's amazing. Okay, and आपने अपने बच्चों की आपने बात करी, अमन जी। तारे जमीन पर आज के टाइम पे एक क्लासिक बन चुकी है, कल्ट फिल्म बन चुकी है। लोग उसको रेफर करते हैं, लोगों को एक अवेयरनेस बहुत डेवलप हो चुका है। कैसे देखते हैं आप ये जो एक कंट्रीब्यूशन आपका रहा है एक फिल्म के जरिए? हाउ डू लुक एट डिसलेक्सिया? आज के टाइम पे आई थिंक बहुत से लोगों को डिसलेक्सिया के बारे में पता है, पहले पता भी नहीं था। पीपल नो अबाउट इट नाउ, पीपल आर मोर सेंसिटिव टुवर्ड्स, मच मोर तो सेंसिटिव। मतलब क्या है, लर्निंग डिफरेंसेस जो है, डिफिकल्टीज नहीं, और डिसेबिलिटी तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इंसान ने लैंग्वेज बनाया है, इंसान ने नंबर्स बनाए हैं, तो ऊपर वाले ने थोड़ी बोला है कि इंग्लिश सीखना चाहिए, एबीसीडी सीखना चाहिए, है ना। तो ये इंसान का ही लैंग्वेज है, इंसान ही बोल रहा है कि ये बीमारी है, हालांकि मैं नहीं बोलता ये बीमारी है, ये मैं इसको डिफरेंस बोलता हूँ, कि जो बच्चा अच्छा पेंटिंग कर सकता है या उसमें कोई दूसरा हुनर है, तो ये मल्टी एबिलिटी प्लेटफॉर्म है लाइफ में। तो ये मुझे दुनिया तक पहुंचाना था कि भाई हर समय बच्चे पर आप जो है ब्लेम नहीं कर सकते बच्चे को। तो माता पिता का नजरिया चेंज हो गया फिल्म देख के, तारे जमीन पर। तो उसी के लिए तो 6-8 साल दीपा और मैंने उसके रिसर्च में और उसके अंडरस्टैंडिंग में कि ये ईशान नंद किशोर अवस्थी चीज क्या है। तो ऐसे हजारों ईशानों से मैं मिल चुका हूँ, वर्कशॉप्स कर चुका हूँ, इसीलिए मतलब उसका एक घोट बना के एक सिंगल पोर्ट्रेट बना दिया ईशान नंद किशोर अवस्थी। और वो बहुत काम आया लोगों के, माता पिता के काम आया, बच्चों के काम आया। कितने सारे बच्चे मुझे इतने साल, 14 साल हो गए अभी, अभी तक मिलते हैं कि सर ये तो मेरी कहानी है, तारे जमीन पर मेरी कहानी है, मेरे साथ ये हुआ है। कोई बाप बोलता है कि मैंने बहुत ज्यादती की मेरे बच्चे के साथ, मुझे माफ कर दीजिए। वो फिल्म देखी और मुझ में बदलाव आया। तो बदलाव के लिए भी आदमी काम करता है। हमेशा वो प्रोडक्ट बना के सिर्फ वो उसका मूल्यांकन पैसों में करना, मेरे हिसाब से सिनेमा में ना बिमल रॉय ने वो किया है, ना ऋत्विक घटक ने किया है, ना गुरुदत्त ने किया है, ना राज कपूर ने किया है, किसी ने नहीं किया। वो एक अपना हुनर पाल रहे थे सिनेमा नाम का, जो 20वीं सदी का इन्वेंशन है, 21वीं सदी में आगे बढ़ा है। तो अगर वो आर्ट आपको अगर प्रैक्टिस करना है, तो पैसे की पहले अगर सोचोगे तो
बंगला तो बनेगा, लेकिन फिर आपके पोते पोतियां बंगला बेच भी देंगे, लेकिन फिल्म बनी तो लाइब्रेरी में रहेगी सदा के लिए। नहीं, लाइब्रेरी में रहेगी सदा, और उसके अलावा लाइफ, बहुत से लोगों की लाइफ चेंज हो जाती है, बिकॉज जो स्टिग्मा एक एसोसिएट कर दिया जाता है सर्टेन चीजों से, वो जब स्टिग्मा हट जाता है तो इट बिकम्स नॉर्मलाइज्ड, एंड वंस इट बिकम्स नॉर्मलाइज्ड इट हेल्प्स अ लॉट ऑफ पीपल इन कमिंग आउट ऑफ स्टिग्मा। ना अमोल जी, आपने जैसे जिक्र किया कि आपने को एक आर्टिस्ट के तरीके से आप देखते हैं, और एक सेल्फलेस आपकी अप्रोच है, और एक राइटिंग आपकी आपकी एक ऐसी होनी चाहिए जो कि वाकई में इसमें एक कुछ कुछ गहरी बात हो। लेकिन when it comes to Amol Gupte the actor, you are as commercial as it gets. नहीं, वो तो कमर्शियल लोगों के साथ में काम करता हूँ ना, तो नहीं, बट जो आपने आपने जो किरदार निभाए हैं, वो मतलब वो तालियां बजती हैं उसके ऊपर, लोग सीटियां बजाते हैं। जायकेदार है या कमर्शियल? जायकेदार भी है। देखिए, मुझे लगता है कमर्शियल सिनेमा में कोई बुराई नहीं। मुझे लगता है कि जो मैं एक ऑडियंस को एब्सोल्युटली, पहुंच रही है, उसमें आई थिंक वन शुड नॉट जज इट एट ऑल। वो लोगों की, बिकॉज हिंदुस्तान में सिनेमा यूरोपियन सिनेमा से मुख्तलिफ है, बिकॉज यहाँ पर हिंदुस्तान में सिनेमा एक एस्केप का मोड है। एक मजदूर जो मजदूरी करता है, वो पिक्चर का टिकट लेके जाता है, वो अपनी जिंदगी को भूलना चाहता है। तो वी शुड नॉट बी जजिंग दैट पर्सन, वी शुड नॉट बी एक्सपेक्टिंग हिम टू बी हैविंग दोज आर्टिस्टिक वैल्यूज। So there is nothing harm in no harm in जायकेदार सिनेमा, in commercial सिनेमा। लेकिन आपका जो एक्टिंग का जो एक मोड है, वो लोगों को एक सीटी बजाने वाले और ताली बजाने वाले मोड के फॉर्म में पसंद आता है। जितने भी आपके परफॉर्मेंस है, पीपल हैव लव्ड देम लाइक एनीथिंग। सो आप अमोल गुप्ते द एक्टर को आप कैसे देखते हैं? मैं मतलब पैदाइशी एक्टर हूँ। बचपन में ही मतलब चौथी में स्कूल कैप्टन बन गया था, क्योंकि मैं अच्छे स्पीचेस देता था, एलोक्यूशन अच्छा करता था, वक्तृत्व था अच्छा था, जो एलोक्यूशन कहते हैं, पब्लिक स्पीकिंग। फिर नाटक करने लगा छठी क्लास में, सातवीं क्लास में, और जैसे जैसे स्कूल खत्म हो गया, नाटक करते करते कॉलेज में आ गया, और महेंद्र जोशी मिले, जो अब तभी बहुत पहले गुजर गए। ही वॉज अ थिएटर मास्टर, डायरेक्टर। तो उनके साथ जुड़ गया मेरे नरसिंह मोहन जी महाविद्यालय में, जहाँ मतलब उनके ही महेंद्र जोशी के क्लासमेट है परेश रावल, फिर फिरोज अब्बास खान जिन्होंने मुगले आजम और गांधी माय फादर जो बनाई है, आशुतोष गोवारिकर, मैं, दीपक तिजोरी, अमित सिंह ठाकुर, नाम कितने गिनवाऊं मैं आपको, सुधांशु हुक्कू, देवेन भोजानी, आतिश कपाडिया, विपुल अमृतलाल शाह, अभी शर्मन जोशी तक। फिर उसके बाद वो गुजर गए, महेंद्र जोशी यंग 30-31 साल के या 32 साल की उम्र में हार्ट अटैक आया और गए। पर इतने में एक कॉमर्स की इंस्टीट्यूशन को उन्होंने आर्ट इंस्टीट्यूशन कर दिया। मैंने कितने नाम गिनवाए, मकरंद देशपांडे का नाम भूल गया मैं, वो मेरा जूनियर है, देवेन भोजानी बोला मैंने, ये सब। तो ये सारे लोग जो हम बच्चे जो एनएम में बड़े हो रहे थे, तो सारे थिएटर के एक्टर्स थे। मैं तो माहिर था, मुझे इतने सारे अवार्ड्स मिले एज अ थिएटर एक्टर। और पृथ्वी जब शुरू हुआ तो वहां मैं खड़ा हो गया एल्बर्ट ब्रिज का एल्बर्ट बन के, टॉम स्टॉपार्ड, पीटर शेफर, ये सैमुअल बेकेट, विजय तेंदुलकर, all kinds of playwrights we have attempted them as college children। तो एक अकड़ थी कि यार अपने को समझ, पढ़े लिखे एक्टर है, बेवकूफ नहीं है। तो टॉम स्टॉपार्ड समझता हूँ, और तेंदुलकर समझता हूँ, एलकुंचवार समझता हूँ। तो 18 और 19 की उम्र में जब आपको ये अकड़ आती है, तो फिर गए हम FTI फिल्म इंस्टीट्यूट, जहाँ मेरे सीनियर निरंजन थाड़े डायरेक्शन और कैमरा का डिप्लोमा कर रहे थे। वहां एक्टिंग की मैंने, वो पहली फिल्म में नेशनल अवार्ड मिल गया, वो चक्कर चंदू का चमेली वाला, अभी तक वो कल्ट फिल्म है। वो 1981 की बनी फिल्म है, अभी हम 21 में है, तो मतलब 40 साल हो गए, पर अभी तक वो चलती है उधर। तो ऐसे 110 फिल्में की मैंने FTI में एज एन एक्टर। मैं बोला यहाँ वो जो फोटो सेट बना के ऐसे कमर्शियल डायरेक्टर्स को दिखाकर रोल मांगना, उससे अच्छा रोज अपने हुनर को पॉलिश करो, रोज कैमरा को फेस करो कि 50 का लेंस चेहरे को क्या करता है, 85 का लेंस चेहरे को क्या करता है, जब डिस्टॉर्ट हो जाता है 35 के लेंस के साथ, तो चेहरे को कितना रिस्ट्रेन करना चाहिए एज एन एक्टर।
तो ये पढ़ाई लिखाई कौन कराएगा आपको बॉलीवुड में? तो मैंने Doubt अच्छी जगह अपना जो है किला बनाया या अपनी छावनी ठोक दी और वहीं सीखता हुआ 12 साल कट गए। अब उसका फायदा हो रहा है नए डायरेक्टरों को। क्योंकि नहीं, जब मैं बिल्कुल। एक्टर बनना चाह रहा था तो किसी ने बनने नहीं दिया इधर बॉलीवुड में। अब जब मैं खुद ही थक गया हूँ, उकता गया हूँ, तो लोग कह रहे आइए आइए मेरे पिक्चर में काम कीजिए। अमोल जी, what after साइना? आफ्टर साइना क्या, वो साइना ने तो 5 साल मेरे जो है अच्छे से मैंने काटे हैं साइना में। और मैंने क्यों काटे? मुझे एक गोल्ड मेडल चाहिए, सोने का मेडल किसे नहीं चाहिए। और मेरा गोल्ड मेडल ये है कि फर्ज कीजिए आप हैं और आपकी बेटी साइना है, आपकी और आपकी पत्नी की बेटी साइना है, और आपकी बेटी पे किसी ने फिल्म बनाई है। तो मैं तो एक मॉरल और एथिकल पर्सन हूँ, तो सबसे पहले मुझे सर्टिफिकेट चाहिए माँ बाप का। अभी परसों प्रिंट निकला है, कल मैंने उनको फिल्म दिखाई हैदराबाद में, अपने ही घर में, उनके घर में। डॉक्टर हरवीर सिंह नेहवाल एंड उषा रानी नेहवाल, जो प्राउड पेरेंट्स है साइना के, जिनकी वजह से साइना वर्ल्ड नंबर 1 बनी। ऐसे पेरेंट्स ने जब फिल्म देखी और वो जार रोए और हंसे और कहा कि क्या बात है, मजा आ गया। ये सही हाथों में ये प्रोजेक्ट गया है और हमको इतना गर्व है कि आज हम ये फिल्म देखकर ये कह सकते हैं कि क्या बात है। तो इससे बड़ा गोल्ड मेडल क्या मिल सकता है किसी को? तो मुझे तो मिल गया डॉक्टर हरवीर सिंह जी नेहवाल और उषा रानी नेहवाल से। तो मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा किया और अपनी बेटी पे फिल्म बनाने की जो हर इंसान को इच्छा तो रहती है, लेकिन सही हाथों में हो, ऐसे हर बाप हर माँ चाहेंगे। और ये मेरे लिए बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी और वो मुझे ऐसा लगता है मैंने अच्छे से निभाई होगी, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने रिस्पॉन्स किया है फिल्म के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है मैंने तो गंगा नहा ली। मैं अब कुंभ करके आया हूँ और अब क्या इच्छा हो सकती है इंसान को। अभी तो थोड़ी एक जगह बैठेंगे मैं और दीपा, सोचेंगे। वैसे हमारा एक नेक्स्ट प्रोजेक्ट शुरू है अभी फ्लोर पे, जो दीपा डायरेक्ट कर रही है, लिख रही है, प्रोड्यूस कर रही है। मैं उनका को प्रोड्यूसर हूँ अमेजोन के लिए, कि चिल्ड्रन इन द मीडिया, जो बच्चे जो टीवी पर, ओटीटी पर, फिल्मों में, शोज में, रियलिटी शोज में वगैरह जो रहते हैं, ऐसे एक 6 पार्ट सीरीज, सेंसिटिव 6 पार्ट सीरीज, क्योंकि हम तो बच्चों से प्यार करते हैं ना, तो हमारी नजर हमेशा बच्चों के हित के लिए होगी। तो वो उस एंगल को पाल कर हम लोग ये बना रहे हैं बेबी डॉल। तो इसमें 1.5 साल लग जाए। थैंक यू वेरी मच अमोल जी, बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर सी यू सून।